Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in this lecture we will discuss about section 78, that is registration of creation of a charge by a charge holder. तो ये सेक्शन करने से पहले अपने को सेक्शन 77 का एक ब्रीफ समरी लेना जरूरी है। वो समझ जाने के बाद ये सेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। सी suppose this is a property and who is the owner of this property? Reliance Industries is the owner of this property. Reliance Industries ने ये प्रॉपर्टी गिरवी रखा है किसके पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलायंस ने क्या किया बोलो? कुछ लोन लिया है। कितने रुपए इसका? 500 करोड़ रुपीस का लोन लिया है रिलायंस ने एसबीआई से, और बदले में अपने ये प्रॉपर्टी गिरवी रखा है। तो वी कैन से दैट रिलायंस हैज क्रिएटेड अ चार्ज ऑन दिस प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि रिलायंस ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया है इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ एज पर सेक्शन 77 रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ड्यूटी था कि वो इस क्रिएशन ऑफ चार्ज की जानकारी किसको प्रोवाइड करे? आरओसी को प्रोवाइड करे। Okay, it was the duty of the company to inform the ROC in a period of 30 days. ठीक है, within a period of 30 days from the date of creation. जिस दिन आपने ये चार्ज क्रिएट किया इस एसेट के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके 30 दिन के अंदर आप किसको बता दीजिए? आरओसी को बता दीजिए। कैसे? एक फॉर्म फाइल करना था, फॉर्म नंबर CHG1 या फिर CHG9, करेक्ट। और क्या था कि इस फॉर्म के साथ आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, ये इंस्ट्रूमेंट भी जमा करवाना था। क्या होता था ये इंस्ट्रूमेंट? सर ये इंस्ट्रूमेंट था बेसिकली द अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द बैंक। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट को कहा जा रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज। तो चलिए, कंपनी का ड्यूटी था कि कंपनी क्या करे? इस चार्ज की जानकारी आरओसी को प्रोवाइड करे by filing a form that is CHG1 or CHG9 within a period of 30 days from the date of creation of the charge along with the instrument creating such charge। तो ये ड्यूटी था कंपनी का। सर अगर कंपनी ने इस चार्ज की जानकारी आरओसी तक नहीं पहुंचाई, आरओसी को इसके बारे में नहीं बताया, तो क्या होगा? तो बेटा अगर कंपनी ने आरओसी को इस चार्ज के बारे में नहीं बताया तो फिर इस चार्ज का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मतलब कि कल को अगर कंपनी ने इस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक कंपनी के खिलाफ इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकती। करेक्ट, दैट इज द बैंक विल नॉट बी एबल टू क्लेम दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चार्ज रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी होता है। जिम्मेदारी किसका होता है? देखो, कंपनी का जिम्मेदारी होता है कि आप इस चार्ज का जानकारी आरओसी तक पहुंचाइए। उसके बाद आरओसी एक सर्टिफिकेट इश्यू करता था इन फॉर्म नंबर CHG2। ठीक है, CHG2 नाम का एक फॉर्म है, उसके अंदर आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि बेटा आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है। अब अगर कंपनी अपना ड्यूटी पूरा नहीं करेगा, अगर कंपनी ने आरओसी को यह बात नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? आप क्या कहते हैं क्या हो जाएगा? सर बैंक है ना, बैंक का नींद उड़ जाएगा रात का कि क्या पता ये कंपनी अगर मेरा लोन का डिफॉल्ट कर दे, अगर इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो पैसा भी गया और प्रॉपर्टी भी गया हाथ से, बिकॉज चार्ज तो रजिस्टर हुआ नहीं, तो भाई हम इस प्रॉपर्टी को क्लेम भी नहीं कर सकते। तो यहां पे बोला गया कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा चार्ज होल्डर है, इसके पास भी एक अधिकार है। सर कैसा अधिकार? अगर कंपनी ने इस 30 दिन के अंदर अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर ये चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, देन द चार्ज होल्डर हैज अ राइट कि ये चार्ज होल्डर भी क्या कर सकता है? आरओसी के पास जा सकता है और इस चार्ज की जानकारी आरओसी को दे सकता है। सर कैसे देगा जानकारी? सेम रिलायंस को जो फॉर्म फाइल करना था CHG1 या फिर CHG9, चार्ज होल्डर ये फॉर्म फाइल कर देगा। करेक्ट, और अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा तो आरओसी ये CHG2 वापस से इशू कर देगा। मतलब कि प्रोसीजर सेम है, बस
ड्यूटी जिस इंसान का था, जो इंसान ये चार्ज रजिस्टर करवा रहा था, उस इंसान को अपने को चेंज करना है। सेक्शन 77 में लिखा हुआ था कि कंपनी का जिम्मेदारी है, कंपनी विल रजिस्टर द चार्ज, बट सेक्शन 78 से कि अगर कंपनी ने अपना ड्यूटी नहीं निभाया, अगर कंपनी ने ये चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? सर इन दैट केस द चार्ज होल्डर हैज गॉट अ राइट, चार्ज होल्डर भी क्या कर सकता है? ये फॉर्म फाइल कर सकता है। चलो देखते हैं सेक्शन 78 में क्या लिखा हुआ है। इट इज अ वेरी सिंपल सेक्शन। देखो, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन, जिस दिन ये चार्ज क्रिएट हुआ था वहां से 30 दिन के अंदर अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? देन द चार्ज होल्डर में अप्लाई टू द आरओसी, तो फिर चार्ज होल्डर जो है, जो लेंडर है, वो भी जा सकता है आरओसी के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज। सर चलिए फॉर्म भी फाइल करेंगे और अग्रीमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। वो काम जो कंपनी को करना था वही सेम काम अभी कौन कर रहा है? यहाँ पे बोलो, चार्ज होल्डर कर रहा है। और कैसे फाइल करेंगे? इन फॉर्म नंबर CHG1 या फिर CHG9। तो सेम फॉर्म देखो फाइल होगा। कंपनी को जो फॉर्म फाइल करना था वही फॉर्म कौन फाइल करेगा? चार्ज होल्डर फाइल करेगा। अब यहां पे आरओसी क्या करेगा बताओ? आरओसी के लिए एक स्टेप इंक्रीज हो गया भाई। SBI आरओसी के पास पहुंचा और बताया कि डियर आरओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फेवर में गिरवी रखी हुई है, करेक्ट? तो भाई आरओसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे कैसे भरोसा हो जाए? कोई भी उठ के आ जाएगा और कह देगा कि रिलायंस की बिल्डिंग मेरी है सर, मेरे नाम पे रजिस्टर कर दीजिए। तो क्या आरओसी आंख बंद करके वो प्रॉपर्टी उस बैंक के नाम पे रजिस्टर कर देगा? आंसर इज नो। आरओसी क्या करेगा? सर इन दिस केस नाउ आरओसी विल राइट अ लेटर टू रिलायंस। आरओसी एक चिट्ठी लिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास आया हुआ है, स्टेट बैंक का कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी स्टेट बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, क्या ये बात सच है या झूठ है? ठीक है, कितने दिन का समय दिया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिप्लाई करने के लिए? सर 14 डेज का, करेक्ट? आरओसी विल इन्फॉर्म द कंपनी कि भाई हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन आया है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, क्या ये सच है या गलत है? हम आपको 14 दिन का समय देते हैं रिप्लाई देने के लिए, अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर कंपनी ने इस 14 दिनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर आरओसी क्या करेगा? फिर आरओसी ये चार्ज को रजिस्टर कर देगा। भाई हमने कंपनी को मौका दिया था, कंपनी ने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। देखो, where a company fails to register the charge within a period of 30 days from the date of its creation, then the charge holder may file an application to the ROC। तो चार्ज होल्डर भी आरओसी के पास एप्लीकेशन कर सकता है इन फॉर्म नंबर CHG1 और CHG9। आरओसी में गिव 14 डेज नोटिस टू द कंपनी। आरओसी क्या करेगा? कंपनी को नोटिस देगा 14 दिनों का। एंड अनलेस द कंपनी इटसेल्फ रजिस्टर्स द चार्ज, और उस 14 दिनों के अंदर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने भी आपको फॉर्म फाइल कर दिया CHG1, तो फिर क्या होगा? भाई बात तो बराबर है ना। अभी इस 14 दिनों के अंदर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने फॉर्म फाइल कर दिया, तो आरओसी क्या करेगा? कंपनी वाले फॉर्म को रजिस्टर करेगा और एसबीआई वाले फॉर्म को कैंसिल कर देगा। तो एसबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई तो चार्ज रजिस्टर हुआ, चाहे कंपनी करवाए या मैं करवाऊं। तो इस 14 दिनों के अंदर अगर कंपनी ने फॉर्म फाइल कर दिया तो फिर आरओसी क्या करेगा? एसबीआई वाले फॉर्म को रजिस्टर नहीं करेगा। भाई एक ही प्रॉपर्टी के लिए 2 फॉर्म रजिस्टर करके क्या फायदा? और unless the company itself registers the charge or shows cause why such charge should not be registered। अगर कंपनी ने खुद ये फॉर्म फाइल कर दिया तो अलग बात है। अगर कंपनी ने आपको बता दिया कि सर बैंक का जो बात है ना वो झूठा है, सर बैंक गलत बात बता रहा है आपको, एक्चुअली ऐसा कोई चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया, अगर कंपनी ये जेन्युइन रीजन दिखा दे तब अलग बात है। अदरवाइज अगर 14 दिनों के अंदर में आपका कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आरओसी क्या करेगा? देन द आरओसी विल अलाउ सच चार्ज टू बी रजिस्टर्ड। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा? सर ऐसे केस में चार्ज होल्डर आरओसी के पास जाकर के चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करना था। यहां पे आरओसी क्या करेगी? कंपनी को एक नोटिस लिखेगी और 14 दिनों का समय देगी अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। इन 14 दिनों के अंदर अगर कंपनी ने खुद उस चार्ज को रजिस्टर करवा दिया तो फिर कंपनी चार्ज होल्डर के चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगी, या फिर
अगर कंपनी ने बता दिया कि भाई हमें हमारे बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, ये चार्ज रजिस्टर नहीं करवाने का एक जेन्युइन रीजन है, तो शायद आरओसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज को रजिस्टर ना करवाए, उस फॉर्म को रजिस्टर ना करे। बट अगर कंपनी ने खुद भी रजिस्टर नहीं करवाया और कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं बताया, तो फिर आरओसी क्या करेगा? आरओसी फिर उस चार्ज होल्डर वाले फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रजिस्टर कर देगा। वेरी 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 सिंपल। ऑन रजिस्ट्रेशन आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर CHG2। और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि भाई जिम्मेदारी किसका था ये चार्ज रजिस्टर करवाने का? सर इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। बट अगर कंपनी ने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया, अगर कंपनी ने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ा किसको? चार्ज होल्डर को। और सर हमें पता है कि जब हम चार्ज रजिस्टर करवाते हैं तो कुछ फीस का पेमेंट करना पड़ता है। अगर लेट से रजिस्टर होता है तो कुछ एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ता है, कुछ एड वेलोरम फीस का पेमेंट भी करना पड़ सकता है। अगर चार्ज होल्डर ने चार्ज रजिस्टर करवाया और कुछ फीस का पेमेंट किया है, कुछ एडिशनल फीस का पेमेंट किया है, तो चार्ज होल्डर का यह अधिकार बनता है कि वो उस पैसे को रिकवर कर सकता है। किससे बताओ? कंपनी से। कंपनी से वो पैसा रिटर्न मांग सकता है कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, तुम्हारे चलते देखो मेरे जेब से इतने पैसे खर्चा हो गए, तो भाई मुझे ये पैसे वापस दो। तो ये बहुत जेन्युइन सा बात है कि द चार्ज होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस और एडिशनल फीस पेड बाय हिम टू द आरओसी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो सेक्शन 78 भी हमारा ओवर हुआ, विच डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर।